हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप जी एकेडमी में। और आज हम बात करेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया में पार्ट नंबर 2। कल मैंने पार्ट 1 डाला था, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दिया करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज हम बात करेंगे डिफरेंट स्टैंडर्ड विद इन द मूवमेंट। जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हमने पढ़ा पिछली वीडियो में, तो लोगों के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लेके क्या क्या स्टैंडर्ड थे, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च इन जनवरी 1921। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो था वो जनवरी 1921 में लॉन्च किया गया। लॉन्च्ड बाय मोहनदास करमचंद गांधी, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। Many social groups participated. All of them responded to the call of Swaraj, but the term meant different things to different people. सभी को ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एक स्वराज की तरह दिखाई दे रहा था, लेकिन सब लोगों की इसके लिए अपनी अलग अलग विचारधाराएं थीं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे द मूवमेंट इन द टाउन्स। टाउन्स के अंदर इस मूवमेंट को लेकर क्या स्टैंडर्ड था, क्या थिंकिंग थी। तो द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड विद द मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन द सिटीज़। थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल्स एंड कॉलेज। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, बहुत सारे बच्चों ने, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल थे, कॉलेज थे, जो ब्रिटिशर्स के अंदर थे, उनको छोड़ना प्रारंभ कर दिया। हेडमास्टर एंड टीचर रिजाइन, लॉयर गेव अप देयर लीगल प्रैक्टिसेस, द काउंसलिंग इलेक्शन वर बॉयकट इन द मोस्ट प्रोविनेंस एक्सेप्ट मद्रास। मद्रास के अंदर जो जस्टिस पार्टी थी, केवल उसी को छोड़कर काउंसलिंग ऑफ इलेक्शन को हर जगह बॉयकट कर दिया गया। और लॉयर्स के द्वारा जितनी भी लीगल प्रैक्टिस हुआ करती थी उस पर भी उन्होंने रोक लगा दी। फॉरेन गुड्स वर बॉयकॉटेड। लीकर शॉप्स, जितने भी फॉरेन गुड्स थे, जो भी विदेशी माल था, उस सबको बॉयकट कर दिया गया। लीकर शॉप्स पर रोक लगा दी। A form of demonstration or protest by which people blocked the entrance to shop, factory or office. Foreign goods were burnt in the huge bonfire. और इस तरीके से जो विदेशी कपड़ों थे उनका बहिष्कार किया गया, उनको जलाया गया। Many place merchant and traders refused to trade in foreign goods or finance foreign trade. और जो मर्चेंट थे, ट्रेडर्स थे, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया फॉरेन गुड्स को, मना कर दिया कि हम उनके साथ व्यापार नहीं करेंगे। पीपुल डिसकार्डिंग इम्पोर्टेंट क्लोथ्स एंड वियरिंग ओनली इंडियन वंस। अब जो लोग थे ना, वो क्या करने लगे, जो इंडियंस कपड़े थे उनको ही क्या करने लगे, परचेज करने लगे, उनको पहनने लगे। प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल एंड हैंडलूम्स वेंट अप। और जो प्रोडक्शन था इंडियन टेक्सटाइल का, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा। हैंडलूम्स का, हाथों के द्वारा जो कपड़े बनकर तैयार किए जाते थे, वो उनका प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होने लगा। The import of foreign clothes dropped hard between 1921 to 22 from 102 करोड़ to 57 करोड़। और जो फॉरेन क्लोथ का जो मार्केट था, वो एक साल के अंदर ही 102 करोड़ से 57 करोड़, मतलब आधी रेट में चला गया। मतलब इतना ज़्यादा लॉस हुआ फॉरेन क्लोथ्स को। बट दिस मूवमेंट इन सिटीज़ ग्रेजुअली स्लो डाउन फॉर वैरायटी ऑफ रीजन। लेकिन ये जो मूवमेंट था सिटी टाउन्स में, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये धीरे धीरे स्लो डाउन होने लगा। इसके कई सारे रीजन थे। तो खादी क्लोथ वाज ऑफन मोर एक्सपेंसिव दैट मांस प्रोडक्ट्स मील क्लोथ एंड पुअर पीपल कुड नॉट अफोर्ड टू बाई इट। खादी क्लोथ जो होते थे वो काफ़ी ज़्यादा महंगे होते थे, इसलिए जो गरीब लोग थे वो इसको परचेज नहीं कर पाते थे। इस वजह से उनको ये कपड़े छोड़ना पड़ा, वो उनको नहीं पहन पाते थे, क्योंकि उनकी जो रेट होती थी वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती थी। उसके बाद लैक ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूशंस, और इंडियन इंस्टीट्यूशन की कमी थी। इस वजह से भी क्या होता था, जो बच्चे थे उन्होंने, जो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने वापस से स्कूल कॉलेज वगैरह ज्वाइन कर लिया। अब हम बात करते हैं रिबिलियन इन द कंट्री साइड। कंट्री साइड में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लेकर क्या महत्वपूर्ण बातें थी। तो इन रूरल एरिया मैक्सिमम पीपुल इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर। जो रूरल ग्रामीण क्षेत्र थे उसके अंदर बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड हुआ करते थे। पीजेंट हैड टू बेगार मतलब होता था कि लेबर डेट विलेजर्स वर फोर्स टू कंट्रीब्यूट विदाउट एनी पेमेंट। मतलब बिना किसी पेमेंट के उनको फोर्सफुली तरीके से उनको काम करवाया जाता था और उनको मारा पीटा जाता था। अब एक स्टोरी हम इसमें पढ़ के चलेंगे। इन अवध पीजेंट वर लेड बाई बाबा रामचंद्र, ए सन्यासी who had earlier been to Fiji as an endangered laborers।
अवध एक गांव था, उसमें बाबा रामचंद्र थे, सन्यासी थे। ये फिजी से आए हुए एक इंडेंजर्ड लेबर थे। पहले क्या होता था, ब्रिटिशर्स इंडियंस लोगों को पकड़कर ज़बरदस्ती उनको अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर, फिजी के अंदर ले जाया जाता था, उनसे काम कराया जाता था। तो उसी प्रकार जो रामचंद्र थे बाबा, वो सन्यासी थे, वो भी एक इंडेंजर्ड लेबर थे फिजी से आए हुए। द पीजेंट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, जो पीजेंट थे वो डिमांड कर रहे थे कि कैसे भी करके जो रेवेन्यू है उसको रिड्यूस किया जाए, बेगार सिस्टम को एबोलिश किया जाए, हटाया जाए, और जो सोशल बॉयकट किया जाए, जो लैंडलॉर्ड्स हैं जो उन पर प्रेशराइज करके ज़बरदस्ती जो काम करवा रहे हैं। इन जून 1920 जवाहरलाल नेहरू बिगेन गोइंग अराउंड द विलेज। जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू इस गांव में आए, अवध के अंदर, गांव वालों से बात करी एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर ग्रेविनियंस, और उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में बताया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1921 में, और नेहरू कब आए अवध में, 1920 में, तो एक साल पहले, और आके लोगों को बताया। बाय अक्टूबर द औध किसान सभा, अक्टूबर के अंदर 1920 में औध किसान सभा का आयोजन किया गया, जो था एबोलिशन बेगार सिस्टम वर सेटअप हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र एंड फ्यू अदर्स। कुछ लोगों के द्वारा इसका हेड बनाया गया, जिसमें जवाहरलाल नेहरू थे, बाबा रामचंद्र थे, और कुछ अदर मेंबर्स थे। अराउंड 300 ब्रांच हैड बीन सेटअप इन 1 मंथ, एक ही महीने के अंदर 300 ब्रांचें बन गईं द औध किसान सभा की। एज द मूवमेंट स्प्रेड इन 1921, जैसे ही मूवमेंट स्प्रेड हुआ नॉन कोऑपरेशन 1921 के अंदर, हाउस ऑफ तलुकदार एंड मर्चेंट वर अटैक्ड। अब जैसे ही ये मूवमेंट स्टार्ट होता है तो जितने भी तलुकदार, जो ज़मींदार होते हैं, लैंडलॉर्ड्स होते हैं या मर्चेंट होते हैं, उनके घर पर ये लोग पीजेंट जो होते हैं वो अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। बाजार्स वर लूटेड एंड ग्रेन हॉर्ड वर टेकन ओवर, जितने भी बाजार्स होते हैं उनको लूटा जाता है, जो ग्रेन्स होते हैं, गेहूँ, अनाज, उनको लाया जाता है, छीना जाता है, लूटा जाता है। इन मैनी प्लेस लोकल लीडर्स टोल्ड पीजेंट दैट गांधी जी हैड डिक्लेयर्ड दैट नो टैक्स वर टू बी पेड एंड लैंड वाज टू रीडिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पुअर। अब होता क्या है, बहुत से लोग अफवाह उड़ा देते हैं कि गांधी जी ने बोल दिया है कि भाई है ना, कोई भी टैक्स मत दो, और जितनी भी ज़मीन है बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स पे, उनकी ज़मीन छीन कर गरीबों में बांट दो। लेकिन गांधी जी ने तो ऐसा कुछ बोला नहीं था, लेकिन लोगों के द्वारा क्या ऐसी बातें बनाई गई। पीपुल मिस इंटरप्रेटेड द आइडिया ऑफ गांधी, गांधी जी का जो विचार था लोगों ने उसका गलत तरीके से इस्तेमाल किया। उसके बाद एक और स्टोरी आती है, स्टोरी ऑफ अलूरी सीताराम राजू। ये एग्जीक्यूटेड इन 1920 में उनको मार दिया गया था। ये फ्लॉक हीरो थे आंध्र प्रदेश के, ये गांधी जी के विचारों से काफ़ी ज़्यादा सहमत होते थे। तो इस तरीके से एक मार्क्स का क्वेश्चन तुम्हारा इसमें बन सकता है, तो इसको ज़रूर आप याद रखें। तो इस तरीके से क्या हुआ, ये जो कंट्री साइड, जो रूरल एरिया के अंदर जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, वो इस तरीके से बताया गया और इस तरीके से लोगों ने बिहेव किया। उसके बाद आता है हमारा इसमें तीसरा पॉइंट, स्वराज इन द प्लांटेशन। प्लांटेशन वर्कर्स की नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लेकर क्या अहमियत थी, उन्होंने क्या कार्य किया। तो गवर्नमेंट हैड पास्ड द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 अंडर विच प्लांटेशन वर्कर वर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन विदाउट परमिशन एंड इन फैक्ट दे रियली गिव सच परमिशन। अब होता क्या था कि जो गवर्नमेंट वर्कर थे, गवर्नमेंट ब्रिटिशर्स जो थे, उन्होंने इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 स्टार्ट किया। इस एक्ट में अंदर क्या होता था कि जो प्लांटेशन वर्कर है ना, वो बिना किसी परमिशन के जो टी गार्डन जहाँ पर वो काम करते थे उस गार्डन को छोड़कर नहीं जाएंगे, उनको परमिशन लेनी पड़ेगी। फॉर प्लांटेशन वर्कर इन असम फ्रीडम मीन्ड राइट टू मूव फ्रीली इन एंड आउट ऑफ कन्फाइंड स्पेस इन विच दे वर इनक्लोज। प्लांटेशन वर्कर के लिए क्या था फ्रीडम, उनकी स्वराज का मतलब क्या था कि भाई वो आज़ादी से मूव कर सकें, इधर उधर घूम सकें, और जब उनका मन हो काम करें 8 घंटे, और इस तरीके से वो स्वराज का मतलब यही समझते थे। When they heard NCM, thousands of workers defied the authorities, left the plantation and headed home. जब उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में सुना तो बहुत हज़ारों की संख्या में जो वर्कर्स थे वो अपनी जगह छोड़ कर जाने लगे और प्लांटेशन वर्कर को छोड़ने लगे। हावेवर दे नेवर रीच देयर डेस्टिनेशन, वो अपने डेस्टिनेशन तक कहीं पहुँचे ही नहीं। स्ट्रेंडर ऑन द वे बाई ए रेलवे एंड स्टीमर स्ट्राइक, दे वर कॉट बाय द पुलिस एंड ब्रूचली बीटन अप। उनको कई लोगों के द्वारा मारा गया, पुलिस के द्वारा मारा गया, और बहुत लोगों को वापस से खदेड़ कर वापस उसी प्लांटेशन वर्कर में पहुंचा दिया गया। मतलब उन्होंने जो सोचा भी नहीं उससे कई ज़्यादा बुरा हाल उनके साथ हुआ, उनके साथ बिहेव हुआ।
At Chauri Chora in Gorakhpur, a peaceful demonstration in Bazaar टर्न इनटू ए वॉलेंट क्लेश विद द पुलिस। जो चोरी चोरा कांड जो गोरखपुर के अंदर हुआ था, एक पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन था बाजार के अंदर, लेकिन कब वो एक वॉलेंट में बदल गया, उसमें कई सारे पुलिस वालों को मार दिया गया। गोरखपुर उत्तर प्रदेश की ये घटना है। और ड्यू टू दिस इन 1922 Feb गांधी जी विड्रू द NCM, और इसी कारण 1922 फरवरी के अंदर गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया। ही डिसाइडेड टू ट्रेन इंडियंस बिफोर एनी अदर मास स्ट्रगल। उन्होंने डिसाइड किया कि मेरे को यदि कोई मास स्ट्रगल करना है तो पहले मैं इंडियंस को क्या करूँगा, ट्रेन करूँगा, ट्रेनिंग दी जाएगी, अदरवाइज़ नहीं तो काफ़ी ज़्यादा इन्वॉलेंस हो रहा है, लोगों की डेथ हो रही है। तो वो सारा गांधी जी ने डिसाइड किया। उसके बाद आता है हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद इसमें अगला टॉपिक आता है टुवार्ड्स सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट। सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट क्या होता है, उसके बारे में क्या विचारधारा थी गांधी जी की। तो विद इन द कांग्रेस सम लीडर्स वर by now tried mass struggle and wanted to the participate in election to the provisional council that had been set up the government of Indian Act 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 जब आया तो बहुत सारे जो कांग्रेस लीडर थे वो चाहते थे कि मास स्ट्रगल करें, और मास स्ट्रगल करने के बाद वो पार्टिसिपेट करें प्रोविजनल काउंसलिंग के अंदर, और वहाँ पर ही रहकर हम क्या कर सकते हैं। मतलब बहुत से जो लीडर्स थे वो ये सोचते थे कि यदि हम पार्लियामेंट के अंदर चले गए तो हम उनकी चीज़ों का विरोध कर सकते हैं। तो दे फील इट वाज इंपॉर्टेंट टू अपोज ब्रिटिश पुलिस पॉलिसी विद द काउंसलिंग, आर्ग्यू फॉर रिफॉर्म एंड ऑल्सो डिमॉन्स्ट्रेट दैट दीज काउंसिल वर नॉट ट्रूली डेमोक्रेटिक। वो ये बोलते थे कि यदि हमको ब्रिटिश पॉलिसी अपोज करनी है तो हमको काउंसिल के अंदर जाना पड़ेगा, तभी हम इन चीज़ों को क्या कर सकते हैं, अपोज कर सकते हैं। C.R. दास एंड मोतीलाल नेहरू फॉर्म्ड स्वराज पार्टी 1922। मोतीलाल नेहरू और C.R. दास ने स्वराज पार्टी बनाई 1922 में। बट यंगर लीडर लाइक जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस प्रेस्ड मोर फॉर रेडिकल मास। जो सुभाष चंद्र बोस थे या जवाहरलाल नेहरू थे वो बोलते थे कि भाई हमको पार्टी नहीं बनानी, हमको क्या करना है, मास स्ट्रगल करना है, उनके खिलाफ क्या करनी है, बगावत करनी है। तो ये इस चीज़ में विश्वास रखते थे। एजिटेशन एंड फॉर फुल इंडिपेंडेंस, वो तभी बोलते थे कि तभी हमको क्या आएगी, आज़ादी आएगी, तभी हम क्या कर सकते हैं, अच्छी तरीके से रह सकते हैं। अब रीज़न फॉर सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट, सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ उसका क्या रीज़न था, क्यों हमको सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट स्टार्ट करना पड़ा। देखो सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट ये होता है, मैं आपको सिंपल सी परिभाषा समझा दूँ। सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट होता है कि जिसमें हम गवर्नमेंट पॉलिसी ना तो उनकी नियम कानूनों को मानेंगे, ना उनकी बात मानेंगे, उनकी बातों की अवहेलना करना, मतलब मना कर देना, तो वही होता है सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट। तो साइमन कमीशन 1927 और ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑफ 1929, तो ये दो का रीजन थे जिसकी वजह से सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट की शुरुआत हुई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइमन कमीशन ऑफ 1927। तो द इंडियन मेंबर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेचर असेंबली एक्सपोर्ट सम ड्रॉबैक इन गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट ऑफ 1919। जब भारत सरकार अधिनियम 1919 आया तो हमारे जो इंडियन मेंबर्स थे सेंट्रल लेजिस्लेचर असेंबली के, उन्होंने कुछ कमियाँ निकाली इसके अंदर। तो एज ए रिजल्ट द साइमन कमीशन वाज अपॉइंटेड इन 1927, और इसी कारण से साइमन कमीशन को अपॉइंट किया गया 1927 से टू सजेस्ट एनी फर्दर रिफॉर्म, कि हमको इस इंडियन एक्ट ऑफ 1990 में क्या रिफॉर्म लेके आने हैं। तो इसी वजह से क्या हुआ, 1927 में साइमन कमीशन को अपॉइंट किया गया। द कमीशन कंसिडर्ड टू 7 मेंबर एंड इट्स चेयरमैन वाज सर जॉन साइमन। इस कमीशन के अंदर 7 मेंबर थे इंक्लूडिंग सर जॉन साइमन। दे वर नो इंडियंस मेंबर, और इस साइमन कमीशन में कोई इंडियन मेंबर नहीं था। दैट वाई इंडियंस बॉयकटेड, तभी इंडियंस जो लोग थे उन्होंने क्या करा, बॉयकट करा। वो बोलते थे कि कम से कम भाई 1-2 मेंबर्स तो इंडियन रखो ताकि हम अपनी बात रख सकें। आपने 7 के 7 मेंबर ब्रिटिशर्स रख दिए, तो इस चीज़ का वो क्या करने लग गए, बॉयकट करने लग गए। मोर एवर देयर वर नो इंडिकेशन ऑफ स्वराज विच वॉज फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ इंडियन। व्हेन साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया 1928, जब साइमन 1928 के अंदर इंडिया आया, इट वॉज ग्रीडेड विद द स्लोगन गो बैक साइमन। तो उसको स्लोगन सुनने पड़े, गो बैक साइमन, साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ। तो इस तरीके से उनको काफ़ी ज़्यादा लोगों के द्वारा बोला गया। इन द एफर्ट टू विन देम ओवर, वायसराय लॉर्ड इरविन अनाउंस्ड इन अक्टूबर 1929 ए वैग्यू ऑफर ऑफ डोमिनेशन स्टेटस ऑफ इंडिया is an unspecified future constitutions, but this did not satisfy the Congress leader। लॉर्ड इरविन जो थे अक्टूबर 1929 में उन्होंने बोला कि हम
एक डोमिनियन स्टेटस लेके आएंगे जिससे कि तुम अपना मतलब खुद ही स्पेसिफाइड कर सकते हो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, लेकिन कांग्रेस लीडर उससे क्या थे, सेटिस्फाई नहीं थे। इन दिसंबर 1929 अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू द लाहौर कांग्रेस फॉर्मलाइज द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज और फुल इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। 1929 के अंदर जवाहरलाल नेहरू की प्रेसिडेंसी में लाहौर अधिवेशन में डिमांड रखी पूर्ण स्वराज की और फुल इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया की। इट वॉज डिक्लेयर दैट 26 जनवरी 1930 वुड बी सेलिब्रेट एज द इंडिपेंडेंस डे व्हेन पीपल वर टू टेक प्लेस टू स्ट्रगल फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस। 26 जनवरी 1930 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लोगों ने शपथ ली कि हम अब आज़ाद होकर रहेंगे। तो आपको पता होगा 26 जनवरी 1950 को ही हमारा रिपब्लिक डे हम सेलिब्रेट करते हैं और इसी दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया गया था। तो यही कारण था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को 2 महीने तक पेंडिंग में रखा गया। उसके बाद आता है हमारा ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑफ 1929। तो द डिप्रेशन हैड डीप इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल गुड्स। अब होता क्या है कि काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्री गुड्स में प्रोडक्शन हो नहीं रहा था, वर्कर्स को काम मिल नहीं रहा था और एग्रीकल्चर में भी क्रॉप ड्राउट कंडीशन हो गई थी, तो इस वजह से भुखमरी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। पॉवर्टी इंक्रीज बाय 1930 ड्यू टू द हाई टैक्स। अंग्रेज़ों ने टैक्स काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिए थे जिससे गरीबी और ज़्यादा बढ़ गई। बिकॉज ऑफ दीज 2 रीजन गांधी जी स्टार्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो ये 2 रीजन थे, इसी कारण से गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया। पहला था साइमन कमीशन, दूसरा था ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। अब बात करते हैं हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। तो सिविल डिसोबीडियंस इज द एक्टिव रिफ्यूज ऑफ ए सिटीजन टू ओबे सर्टन लॉज, डिमांड और कमांड ऑफ द गवर्नमेंट। सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट्स वो मूवमेंट होता है जिसमें हम सिटीजन्स के द्वारा गवर्नमेंट की डिमांड हो, कमांड हो, लॉ हो, सबको क्या करेंगे, रिफ्यूज़ करेंगे, बिल्कुल भी बात नहीं माननी है हमको गवर्नमेंट की। बिफोर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ऑन 31 जनवरी 1930 गांधी जी सेंट लेटर टू वायसराय इरविन स्टेटिंग 11 डिमांड्स। देखो, जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करने से पहले 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने एक लेटर भेजा जो उस समय वायसराय थे लॉर्ड इरविन उनको, और उसके अंदर उन्होंने 11 डिमांडें लिखी अपनी। तो क्वेश्चन आपका यही बन सकता है कि गांधी जी ने जब लॉर्ड इरविन को लेटर भेजा तो कितनी डिमांड थी, तो हमको याद रखना है 11 डिमांड। डिमांड्स बिलोंग टू डिफरेंट क्लास। डिमांड अलग अलग क्लास से थी, लाइक एबोलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स, जो सॉल्ट के ऊपर टैक्स लगा रखा था उसको बंद किया जाए। डिक्रीजिंग लैंड रेवेन्यू, इरविन मेंशन गांधी जी डिमांड अनरियलिस्टिक, लेकिन गांधी जी की जो डिमांड थी लॉर्ड इरविन ने उनको अनरियलिस्टिक बता दिया कि हाँ भाई ये डिमांड कुछ नहीं है। महात्मा गांधी राइट अनोदर लेटर, महात्मा गांधी जी ने दूसरा लेटर लिखा, एंड अल्टीमेटम दैट इफ द डिमांड वर नॉट फुलफिल्ड बाय 11 मार्च 1930 द कांग्रेस वुड लॉन्च ए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, बट इरविन वॉज अनविलिंग टू नेगोशिएटेड। अब गांधी जी ने दोबारा लेटर लिखा, उनको अल्टीमेट दिया कि अगर तुमने हमारी ये डिमांड 11 मार्च 1930 से पहले नहीं मानी तो कांग्रेस के द्वारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया जाएगा, लेकिन इरविन जो था वो बातचीत करने को तैयार नहीं था। सो गांधी जी स्टार्टेड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया। महात्मा गांधी फाउंड इन ए सॉल्ट ए पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट द नेशन। महात्मा गांधी बोलते थे सॉल्ट एक ऐसा पावरफुल सिंबल है जो देश को क्या कर सकता है, यूनाइट कर सकता है। सॉल्ट वाज समथिंग कंज्यूम्ड बाय रिच एंड पुअर। द मोस्ट स्टीयरिंग ऑफ ऑल ऑफ वाज डिमांड टू एबॉलिश सॉल्ट टैक्स। सॉल्ट जो होता है गरीब लोगों के द्वारा, अमीर लोगों के द्वारा, सबके द्वारा कंज्यूम किया जाता है, और एक ही अपने आप में सब लोगों की डिमांड थी कि जो सॉल्ट टैक्स है उसको एबॉलिश किया जाए, यानी कि ख़त्म किया जाए। द टैक्स ऑन सॉल्ट एंड गवर्नमेंट मोनोपोली ओवर इट्स प्रोडक्शन, महात्मा गांधी डिक्लेयर रिवील्ड द मोस्ट ऑपरेसिव फेस ऑफ ब्रिटिश रूल। महात्मा गांधी ने लोगों को बताया कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक सबसे खतरनाक चेहरा है कि वो नमक के ऊपर भी क्या लगा रहा है, टैक्स लगा रहा है, जो चीज़ हमको नेचर के द्वारा मिल रही है। महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज फेमस सॉल्ट मार्च टू ब्रेक सॉल्ट लॉ। तो महात्मा गांधी ने अपनी फेमस सॉल्ट मार्च स्टार्ट करी नमक कानून को तोड़ने के लिए। सॉल्ट मार्च स्टार्टेड बाय 78 ऑफ हिज ट्रस्टेड वॉलंटियर्स। सॉल्ट मार्च 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स के द्वारा स्टार्ट की गई। द मार्च वाज ओवर 240 माइल्स फ्रॉम गांधी आश्रम इन साबरमती टू द गुजराती कोस्टल टाउन्स ऑफ डांडी। 240 मील्स की यात्रा थी साबरमती आश्रम से लेकर गुजरात के कोस्टल टाउन डांडी तक। द वॉलंटियर वॉक फॉर 24 days अबाउट 10 miles a day।
जो वॉलेंटियर्स थे 24 दिनों तक चलते रहे, 10 मील्स तक, हर दिन के अंदर वो 10 मील्स कवर करते थे। 1000 केम टू हियर गांधी जी वेन एवर ही स्टॉप एंड ही टोल्ड देम वॉट ही मींट बाई स्वराज एंड आर्ग्यू देम टू पीसफुली डेफी ब्रिटिश। गांधी जी जहाँ पर भी कहीं रुकते थे 10 मील चलने के बाद, तो जितने भी लोग उनके साथ थे तो उनको ये बोलते थे कि हमको ये जो मूवमेंट है स्वराज, उसको पीसफुली तरीके से करना है, पीसफुल तरीके से हमको रिप्रेजेंट करना है ताकि वॉयलेंस ना हो। वॉयलेंस अगर हो गया तो ये जो सारी चीज़ें हमारी क्या हो जाएंगी, रुक जाएंगी। ऑन 6 अप्रैल ही रीच्ड डांडी एंड वॉयलेंट सॉल्ट लॉ बाय मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट बाय बॉइलिंग सी वाटर। 6 अप्रैल को गांधी जी डांडी पहुंच जाते हैं, नमक कानून तोड़ते हैं और मैन्युफैक्चरिंग करते हैं नमक कानून। नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ते हैं और नमक बनाते हैं ब्रिटिशर्स के सामने। अब जो ये मूवमेंट हमने पढ़ा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से डिफरेंस कैसे हैं, तो हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पीपल वर नाउ आस्क्ड नॉट ओनली टू रिफ्यूज कोऑपरेशन with the British as they done in 1921 to 22 but also the break colonial law. Many people break salt law and demonstrate in front of government building or factories. अब जो बहुत सारे लोग थे ना वो भी क्या नमक कानून तोड़ने लग गए गवर्नमेंट बिल्डिंग के सामने और फैक्ट्रीज के सामने, ठीक है। कॉलोनियल गवर्नमेंट स्टार्ट अरेस्टिंग और पॉलिटिकल लीडर्स, जो गवर्नमेंट थी ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट, वो जितने भी पॉलिटिकल लीडर थे उनको गिरफ्तार करने लग गई। दिस लेड द वॉलेंट क्लेश इन मैनी प्लेस। इस वजह से क्या हुआ, बहुत सारे जगहों पर क्लैशेज होने लगे, लड़ाइयाँ होने लगी, दंगे होने लगे। अब्दुल गफ्फार खान, ए डेवोटी डिसिप्लिन ऑफ गांधी, was arrested in 1930 and 1 month later गांधी जी was also arrested। अब्दुल गफ्फार खान थे जो डिवोटी थे गांधी जी के, काफ़ी ज़्यादा गांधी जी की बातों को मानते थे, समझते थे। उनको अप्रैल 1930 में गिरफ़्तार कर लिया गया और 1 महीने बाद गांधी जी को भी गिरफ़्तार कर लिया गया। अबाउट 1 लाख पीपल वर अरेस्टेड, 1 लाख लोगों को गिरफ़्तार किया गया। इन सच सिचुएशन महात्मा गांधी वंस अगेन डिसाइडेड टू कॉल ऑफ मूवमेंट एंड entered into the pact with Irvin on 5 मार्च 1921। एक ऐसी सिचुएशन आ गई, गांधी जी को वापस से इस मूवमेंट को रोकना पड़ा और इरविन के पास 5 मार्च 1931 के गए बाय गांधी जी इरविन पैक्ट कंस्ट्रक्टेड टू पार्टिसिपेटेड सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फर्स्ट बॉयकॉट बाय कांग्रेस। देखो 2 सेकेंड राउंड कॉन्फ्रेंस थी ये गांधी इरविन एक्ट की, तो फर्स्ट जो थी वो बॉयकॉट कर दी गई थी कांग्रेस के द्वारा लंदन में। एंड गवर्नमेंट एग्री टू रिलीज द प्रिजनर्स, और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उसने डिसाइड कर लिया कि जितने भी हमने प्रिजनर्स पकड़े हैं उन सबको हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। इन दिसंबर 1931 गांधी जी वेंट टू लंदन फॉर कॉन्फ्रेंस बट द नेगोशिएशन ब्रोक डाउन एंड ही रिटर्न डिसअपॉइंटेड। 1931 में गांधी जी लंदन गए, उसके बाद जब कॉन्फ्रेंस करके वापस आए थे तो जो नेगोशिएशन हुई थी गांधी इरविन पैक्ट के अंदर, उन्होंने बोला था कि हम जितने भी प्रिजनर्स हैं उनको छोड़ देंगे, बट जब वो आए तो उनको काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुए क्योंकि उनकी बातें नहीं मानी गई थी। बैक टू इंडिया ही डिस्कवर्ड न्यू साइकिल ऑफ रिप्रेशन, मैनी कांग्रेस लीडर वाज इन जेल, कांग्रेस डिक्लेयर्ड इनलीगल। गांधी जी जब वापस इंडिया आए तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे कांग्रेस लीडर अभी भी जेल के अंदर हैं और जो कि इनलीगल है। महात्मा गांधी रिलॉन्च द सीडीएम फॉर एवर ईयर द मूवमेंट कंटिन्यू बट 1934 इट लॉस्ट इट्स मोमेंटम। महात्मा गांधी ने दोबारा से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया, लेकिन ये मूवमेंट कंटिन्यू नहीं हो पाया और 1934 को इस मूवमेंट को रोक दिया गया गांधी जी के द्वारा। तो इस तरीके से ये एक पूरी सिविल डिसोबीडियंस की परिभाषा थी। ये हमारा सेकंड पार्ट था। कल हम इसका जो अगला पार्ट आएगा, थर्ड पार्ट आएगा, उसके अंदर हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ये। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें और अच्छे से प्रिपरेशन करें एग्ज़ाम्स की। ओके, थैंक यू।